Okay, now we are going to start with a AC analysis. ठीक है, आप लोगों ने DC analysis बहुत ज़्यादा कर लिया है. DC analysis क्या होता है? You have a direct current waveform. ठीक है, that will remain constant throughout the time और कुछ वेरी भी हो सकती है, just like this one, or some soft wave. But there will be no negative outside. Okay? Now we will talk about AC waveform. What is the meaning of this word A? A से बनता क्या? That is alternating. ठीक है? So for simplest case, आप लोगों ने जो हमेशा से waveform देखी है, that is in the form of a sinusoid. ठीक है, और ये आपके पास कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस. और ये आपके पास जो एक्सिस है दैट विल बी एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये उस वेवफॉर्म का क्या होगा? एम्पलीट्यूड. यहां पे इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको मैं कहता हूं पीक वैल्यू. एंड नॉर्मली इफ देयर इज अ वोल्टेज वेवफॉर्म, so that will be V peak. Is it okay? Okay. इसको मैंने इक्वेट करना है या इसकी मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो? न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? देयर विल बी सम मेथड्स. एक तो मेरे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, पीक वैल्यू. लेट्स से दिस पीक वैल्यू इज एट 10 वोल्ट्स और ये नेगेटिव पीक आपके पास क्या होगा? -10 वोल्ट्स. इज दैट ओके? ठीक है, one information is that this sinusoid is having a peak value that is 10 volts. ठीक है, आप कहेंगे कि throughout time इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? You have sum of samples, sum of all the values of samples divided by number of samples. यही होता है ना एवरेज. ठीक है, और उसको मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं. डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n. ठीक है, डिवाइड बाय n. एंड here we have xi. this is the formula for average. ये शायद हमने डिस्कशन नहीं की कि एक्सप्रेशन साइन और इंटीग्रेशन साइन में फर्क क्या होता है. नो. ठीक है, मैंने आपसे शायद नहीं डिस्कस किया. You have this expression sign and this is integration. What is the difference? इन दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं. ठीक है, एप्लीकेशन का डिफरेंस है कि हम अप्लाई करेंगे. एंड रिजल्ट दोनों का सेम है. एक्सप्रेशन साइन हम वहां पे लगाते हैं जहां पे आपके पास काउंटेबल चीज हो. मतलब फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च या हफ्ते के 30 दिन. तो हफ्ते के 30 दिनों में हर रोज आपके पास कोई पे आती है या कोई कमाई आती है, तो आप उसको ऐड करेंगे. डिवाइड बाय 30, यू विल गेट द एवरेज इनकम पर डे. इज दैट ओके? बट एक्सप्रेशन साइन ये इंटीग्रेशन हम कहां पे लगाते हैं? वेयर वी कैन काउंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ये 0 सेकंड पे इसकी वैल्यू 0 है. 0.00000001 सेकंड पे इसकी कोई वैल्यू. ठीक है, और 2 सेकंड्स पे इसकी कोई वैल्यू, और 2.99999 जितने मर्जी 9 लगा उस पे भी ये डिफाइंड होगा. सो फ्रॉम 0 to 10 seconds दिस फंक्शन इज नॉट काउंटेबल. ठीक है, ये फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ये काउंट नहीं कर सकते. आप कर सकते हैं. रियल नंबर है इसकी जो एक्सिस, ये जो टाइम एक्सिस है, दिस इज द रियल नंबर. तो इसके लिए हम फिर क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन. बाय द वे दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम ही होगा. अच्छा, एवरेज अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली अ साइन फंक्शन. इसको लिखने का तरीका क्या है कि यू हैव दिस v वैल्यू जो आपके पास y एक्सिस है. v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम and that is equals to Vp into sine of omega t. And what is this omega?
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैं लिखूंगा 2 पाई f, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन यहां से और निकलेगी, यू हैव द वैल्यू ऑफ tau, दैट इज टाइम पीरियड when this is equal to 1 over f। कि ये बताएगा कि ये अपना एक पूरा साइकिल कितनी देर में पूरा करेगा, ठीक है। दैट इज दिस टाइम। ऑफ कोर्स टाइम पीरियड सेकंड्स में होगा, फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास साइकिल्स पर सेकंड में होगी या हर्ट्ज में। ये मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इस जो वेवफॉर्म है अगर मैं इसकी एवरेज कैलकुलेट करूं तो एवरेज आपको पता है कि जितना साइकिल ये पॉजिटिव है उतना ही साइकिल ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी एवरेज क्या होगी, 0। आप लोग स्विच में, इस सॉकेट में जब कोई मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप का चार्जर लगाते हैं तो क्या वो चार्ज नहीं होता? होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब अवेलेबल है तो आपके पास कोई लोड कनेक्ट करे तो लोड रन होता है, चलता है। तो मोबाइल का चार्जर है तो करंट या पावर कंज्यूम होती है उसमें, होती है। इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू तो हमारे पास 0 है, लेकिन कोई तो ऐसी क्वांटिटी है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम इस क्वांटिटी को, अच्छा इसका फार्मूला कैसे है मैंने आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 1 over t, for example this is the total time period t for this cycle, 1 over t from 0 to t, 0 से t तक हम इसको इंटीग्रेट करें, and what is the function, vp sin of omega t into t of t। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर विल बी 0। करके देखें। यहां से यहां तक जो t की वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई। तो इनमें जब आप ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1, और कॉस ऑफ 2 पाई दैट इज 1। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर होगा 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए फिर हम एक डिफरेंट मेथड निकालेंगे, वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक वेवफॉर्म, अगेन दिस इज टाइम एक्सिस, ये आपके पास है वोल्टेज एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज इट्स पीक वैल्यू। सो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर लेता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय फंक्शन दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड आई विल टेक द स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो वेवफॉर्म कैसी बनेगी, इन दिस फॉर्म। जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर किसी नेगेटिव का नहीं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसका स्क्वायर लिया, नाउ व्हाट विल आई डू, नाउ आई विल टेक द मीन, अगेन एवरेज, ठीक है। तो एवरेज लेने का क्या तरीका है, आई विल टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पे उसका जो टोटल टाइम पीरियड है उससे डिवाइड फ्रॉम 0 to time period, 0 to time period, I am taking the integration and then I am dividing by the total time period. This is my average. तो जब मैं इसकी एवरेज लूंगा तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एवरेज इसकी तकरीबन यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया, यू आर टेकिंग द स्क्वायर, देन यू आर टेकिंग द मीन, लेकिन जो आपने स्क्वायर किया था उसका इफेक्ट कैसे वर्क करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, खुद से तो हमने स्क्वायर किया ना, एक्चुअल में हमने क्या करना था, मीन ले, तो मीन दरमियान में आ गया, पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया, अब मैं क्या करूंगा, आई टेक अंडर, ठीक है। तो इस पूरे का मैंने लेंगे अंडर रूट,
तो इस चीज को मैं क्या कहता हूं, बी इफेक्टिव, ठीक है। और इसका एक और नाम है जो आप लोगों ने बड़ी दफा सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज RMS, रूट मीन स्क्वायर। लिखा जाता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन करना उल्टा, ठीक है। स्क्वायर, then we take the mean, then we take the root. Now is that okay? ताकि नेगेटिव जो वैल्यू है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, वो भी पॉजिटिव, उसकी इफेक्ट करेगा। क्या करते हैं इसको? मेन पर्पस ये है कि इसी जो आपके पास इसी पर्टिकुलर जितनी पॉजिटिव होगी उतनी नेगेटिव होगी, ये भी जरूरी नहीं है। उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इज इट ओके? लेफ्ट पे करना है। मैं ये वाला पोर्शन रख कर लूं, पेपर सेंट्रिक तैयारी ना करें, ठीक है। आप वो समझ अच्छा, आपके पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म में बात है, ठीक है। And its value is 20 volt, and this is 1 second, and this is at 2 seconds, and so आगे ये so, ठीक है। On axis you have time, and y axis you have voltage. Now, can you calculate the average value? Average value calculate कर सकते हैं, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इस फंक्शन की वैल्यू क्या है for 1 second, 0 to 1 second, इसकी वैल्यू क्या है 20 into d of t, और इसी से मैं क्या करना है डिवाइड for this time 1 से डिवाइड करेंगे। इट्स अ पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन का मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। 0 से 1 सेकंड इसकी शक्ल ऐसी, 1 से 2 सेकंड तक इसकी शक्ल डिफरेंट, ओके। प्लस 1 सेकंड से 2 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन? 0, that is 0 is 0. Now इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो 20t लिमिट्स 0 to 1 plus 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 20 वोल्ट। There is something wrong. Infinity का solve नहीं करना। हाँ? Infinity का solve नहीं नहीं, इनफिनिटी टाइम पीरियड तक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन देयर इज वन स्टेप है बराबर टाइम पीरियड बाद क्या लिखा है तो 1 डी में आता ना 1 तो टाइम पीरियड बांध दिया होगा 1 for 1 second। उस इस इंटरवल के लिए ना 20 or 0 to 2 seconds. This is the average value. ये टाइम पीरियड पूरा लेंगे 0 to 2 seconds, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 2 आ जाएगा, वन ये 2 कैसे आएगा? टोटल टाइम पीरियड जो उसका पीरियोडिक टाइम, ठीक है। ये फंक्शन पीरियोडिक है यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल टाइम कितना 2 सेकंड्स। अच्छा अगर इसका एक और थर्ड साइकिल तक जाएगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। नहीं तो इंटरवल आप 3 तक लेकर कुछ जाएंगे, टाइम पीरियड तक है 1 होगा, ठीक है। जब रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो अगली वेवफॉर्म में जानी है। अच्छा यही वेवफॉर्म है, ठीक है।
अच्छा ये आपके पास वेव फॉर्म है। नाउ दिस इज 10 एंड दिस इज -10। मैंने क्या किया है, ये मेरे पास एक्सिस है ना, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, या ये वेव फॉर्म है कि मैं नीचे ले आया। इज इट ओके? तो बेसिकली इसकी तो आपके पास यहां पे अगेन दिस इज 2 सेकंड्स, ये आपने कैलकुलेट किया कि क्या है एवरेज वैल्यू, ठीक है, या पे क्या कैलकुलेट किया एवरेज, ठीक है। अब गौर से समझो, ये वेवफॉर्म और उस वेवफॉर्म में आपको डिफरेंस नजर आता है क्या? उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल, इसमें क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये पूरी वेवफॉर्म ये है, इसको मैंने नीचे कर दिया, मतलब पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है, इट इज 20। एक पीक से दूसरी पीक के दरमियान जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो कितना है 20। इसमें कितना है 20 between two peaks, this is 20, ठीक है। तो इसका बताने का पर्पस है कि ये अब आप दोबारा इसके अप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम पीरियड कितना आपके पास 1/2, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन है तो पहली इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी 10 into g of t और इंटरवल क्या है 0 to 1, ठीक है, प्लस -10 d of t 1 से लेकर 2 सेकंड तक और इलेक्ट्रॉन्स में बैठे। इज इट ओके? ओके। अब ये आपके पास आ गया 1/2 ऐसे ही आ गया, ये आ गया 10 और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 1 और 0 तो 10 आ गया, प्लस -10 और इसमें जब मैंने ये लिमिट्स प्लेस की तो 20 - 10 क्या होगा सर? 10 ही होता है ना, जैसे आपने इधर किया था स्केल लेकर नहीं किया तो वो नहीं लेना यार आपने कहा था अगर एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे बताइए इसका आंसर क्या है 0, ठीक है। सो द एवरेज वैल्यू इज 0। नाउ अगेन आई टेक द अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, आई विल टेक द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ग्राफिकली करें बजाय इसके कि मैं इसके न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड्स, ठीक है। और आपके पास अब इसका फंक्शन क्या है 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। इज इट ओके? इसकी मैंने क्या करनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही है। और लिमिट्स का प्लेस करूंगा 0 to 1 प्लस 0 d of t and this is 1 to 2 और ये ब्रैकेट तो 1/2 into 400 divided by 2 क्या होगा 200, ठीक है। और इसका हमने इनिशियली अंडर रूट लेना तो अंडर रूट 200 आपके पास एक वैल्यू आई है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हां उसको छोड़ो कैलकुलेट ठीक है। तो ये अंडर रूट 200 आपके पास वैल्यू है, ठीक है। अब इस वेवफॉर्म की आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Again, 1/2 time period as such बाहर रहेगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 into d of t इंटरवल क्या है 0 to 1 प्लस -10 का स्क्वायर क्या होगा 100 1 to 2 into d of t, ठीक है। इस पूरे का अंडर रूट तो 1/2 into 100 plus 100
आप लोगों ने इसका दिया है 20 का 20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 400 और 400 डिवाइड बाय 200 का मतलब, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 10 और ये माइनस स्क्वायर दोनों का मिलाएंगे 200, तो ये अंडर रूट 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 का, ओके। मुझे बताइए कि इसमें और उसमें कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक आपको बता रही है? तो यहां से क्या आंसर है? इसकी जो आपके पास इफेक्टिव वैल्यू आई है दैट इज अंडर रूट 100 और इसकी इफेक्टिव वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 200 एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट और ये आपके पास होगा 14 क्या 14.14 वोल्ट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पीक वैल्यू, लेकिन जिस तरह आपने वहां पे इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 0, बट इट्स नॉट 0 हियर, यहां पे 0 नहीं, ठीक है। हमारे घरों में या ये जो सिस्टम कंप्लीटली कोई इंडस्ट्री है या यहां पे आपके पास कौन सी वेवफॉर्म आती है, दैट इज एन एसी वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। इन आवर डोमेस्टिक तो यहां पे आपके पास जो वेवफॉर्म होती है दैट इज सिंगल फेज, ठीक है। और कमर्शियल में जो बड़ा सिस्टम है वहां पे आपके पास होगी 3 फेज, ठीक है। अब जो सिंगल फेज है उसमें क्या होता है आपके पास यू हैव दिस लाइव वायर एंड अदर वायर इज न्यूट्रल, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक आपके पास रेड वायर होती है और दूसरी आपके पास होती है ब्लैक, एंड इफ यू टेक द एम्पलीट्यूड, इस पे कोई मेजर वोल्टेज वोल्टमीटर लगाए तो आपको उसकी इफेक्टिव वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो वो इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है VRMS, इन पाकिस्तान का स्टैंडर्ड दैट इज 240 वोल्ट्स। तो कोई अगर आपको कहे कि उसकी पीक वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें? अगर आपके पास पीसीबी वैल्यू की आरएमएस वैल्यू में कोई 10 वोल्ट है उसकी पीक वैल्यू if I ask you to calculate the peak value of the given RMS value, let's say आपके पास कोई वोल्टेज वेवफॉर्म है उसको मेजर करते हैं, वैल्यू इज 100 वोल्ट्स, तो मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, तो पीक वैल्यू क्या होगी वो ये होगी इसकी पीक वैल्यू बी पीक। तो आप फौरन जिसने क्वेश्चन किया उससे ये पूछेंगे कि जो वोल्टेज है इसकी वेव फॉर्म क्या है, इज दैट अ साइनसॉइडल, इज दैट अ स्क्वायर वेव फॉर्म, या ये आपके पास किस शक्ल की कैसे, ठीक है। तो अगर तो आपके पास इस फॉर्म में है तो ये कौन सी है स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू सेम होती है, अगर साइनसॉइडल होती है तो फिर वहां पे क्या होता है you will divide it by 0.707 or 0.14. So for any sinusoidal function your RMS value VRMS is equals to VP divided by under root. बात समझ आ गई? So this will be divided by under root. अब ये है आपके पास सिंगल फेज सिस्टम। अब आ गया टू फेज सिस्टम।
टू फेज सिस्टम क्या होता है? यू हैव अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म. Again, the second line is neutral. This will be line 1. The second waveform will be, वो आपके पास क्या होगी? 90 degrees shifted होगी. That will be shifted by 90 degrees, and you will say that this will be L2. ठीक है? ये आपको टू फेज सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड होता है? इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि जितनी भी मोटर्स हैं, ठीक है, जो एसी पे चलती हैं, उनको रिक्वायर होता है टू फेज सिस्टम. ठीक है? आप कोई भी सिंगल फेज सप्लाई किसी मोटर को अगर कनेक्ट करें तो कभी भी रोटेट नहीं होगी. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आपको एक टॉर्क चाहिए, टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग चीज, ठीक है, रोटेटिंग फोर्स, तो उसके लिए आपको टू फेज सिस्टम चाहिए. ठीक है? हम लोग ये हमेशा सुनते हैं कि हमारे घरों में सारे सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो हम इसको पंखों को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं. सिंगल फेज ही होती है ना, लेकिन पंखे के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है. जी सर. ठीक है? वो कैपेसिटर क्या करता है? फेज को आगे पीछे करता है. वो भी हम डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे करता है. तो उससे क्या होगा? अब इसका फायदा क्या है कि आपके पास एक लाइन और एक न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज है, दैट इज VRMS, और बिटवीन N1 एंड N2 आपके पास एक हायर वैल्यू भी रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है, सिंपल ये टू फेज की बात करें. अगर मैं इसको फेजर में लिखूं तो आपके पास एक ये फेजर है. ठीक है? फेजर आप लोगों ने सुने होंगे FSC में, या फेजर नहीं सुना? चलिए अभी आप सोचो. अच्छा, अभी मैं थ्री फेज सिस्टम की बात करता हूं. ठीक है? थ्री फेज सिस्टम में आपके पास क्या होगा? इसको ड्रॉ करने का तरीका है, you have three sinusoids and each phase will be different from the other one by 120 degrees. 120. ठीक है? तो इसको बनाने का तरीका है 90 degrees. ये देखिए 90 degrees. 5/2. ठीक है? जहां पे P/1 ये स्टार्ट होगा. ठीक है? इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सो यू हैव टू वोल्टेज बिटवीन VL1 एंड VL2. इन दोनों का जो आपके पास डिफरेंस होगा, दैट विल बी अंडर 2 टाइम्स ऑफ VL1. ये बात समझिए. इसका मतलब ये है कि आपके पास न्यूट्रल वायर से एक रेड वायर तक का जो वोल्टेज RMS वैल्यू है ना, वो क्या होगी? V लाइन. ठीक है? लेकिन बिटवीन टू रेड वायर्स अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसमें जो आपके पास वोल्टेज डिफरेंस आएगा ना, दैट विल बी अंडर 2 टाइम्स ऑफ V लाइन. फॉर एग्जांपल, आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं वापडा से, दैट इज 240 वोल्ट मैक्सिमम बिटवीन न्यूट्रल एंड लाइट. ठीक है? और अगर मेरे पास टू फेज सिस्टम हो तो उसमें आपके वोल्टेज कहां तक जा सकते हैं? 240 टाइम्स अंडर रूट, सो यू कैन गेट हायर. ठीक है? आपको वो दो तारों के दरमियान ज्यादा वोल्टेज मिल सकते हैं. अभी आप घरों के बाहर देखते हैं तो आपको 3 तारें नजर आती हैं ऊपर हॉरिजॉन्टल. ठीक है? कोई अगर पोल देखें तो आपको हमेशा नजर आएगा कि 3 तारें ऐसे जा रही हैं. और अगर आप दूसरी साइड देखें तो वर्टिकली आपको कितनी तारें नजर आती हैं? 4 तारें, समटाइम्स 5, लेकिन 4 ही होती है. ठीक है? जो ऊपर से 3 तारें जा रही होती है ना, दीज आर 11 kV. 11 kV 11,000 वोल्ट. ठीक है? 11,000 वोल्ट के साथ आगे क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर. और उसको स्टेप डाउन करते हैं किसमें? 240 वोल्ट.
ठीक है, 220 कहा जाता है लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं? 240। अब वो 240 वोल्ट की 3 तारें और एक चौथी तार किसकी है? न्यूट्रल। ठीक है, अब वो है आपके पास 3 फेज सिस्टम। अगर 3 फेज सिस्टम को मैं नॉर्मल ड्रा करूं ना तो एक आपके पास साइन वेव है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि अगला 120 मैंने कहां से शुरू करना है और तीसरा नंबर तीसरी में आपकी यहां की। तो ये एक बड़ी एम्बिगुअस सी डायग्राम है, आपको एग्जैक्टली फेज जो है वो नजर नहीं आएगी जब समझते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का एक तरीका है, आपने क्या करना है, आपने एक्सिस ही ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक ट्रायंगल साइंस। इज दैट ओके? इस ट्रायंगल के बिल्कुल दरमियान से एक लाइन ड्रॉ करें और ये ट्रायंगल जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे y एक्सिस। इज दैट ओके? ओके, नाउ आप इनकी जो पी से इनको आपस में इसमें मिला ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 एंड अगेन यू हैव अ रेफरेंस लाइन दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो एवरी वेवफॉर्म जो है वो डिस्प्लेस होगी अगली से बाय हाउ मच डिग्रीज 120 डिग्री। तो इससे डायग्राम सही बन जाती है, अदरवाइज आप रॉ हैंडेड बनाना शुरू करें तो ये कभी भी आपकी डायग्राम से नहीं। ठीक है, इट्स वेरी इजी है, याद रखना 3 फेज अगर आपको, और ये आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपका इस तरह का काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। अगर कोई पावर हाउस में जॉब करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स तो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी पावर हाउस में जॉब करेंगे तो 3 फेज वोल्टेज वेवफॉर्म आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना भी उदाहरण नहीं पता होगा। Is that okay? अब इसका फायदा क्या है, आपके पास एक जो वेवफॉर्म है, स्टार्टिंग वेवफॉर्म, लेट्स से इसकी पीक वैल्यू है v, इसकी कोई आरएमएस वैल्यू है एंड दैट इज इक्वल टू v। ठीक है, और इसका एंगल आपके पास क्या है? 0 डिग्री। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 0 डिग्री। नाउ the second waveform is voltage and it is starting from 120, ठीक है, and you have the third voltage waveform and that is starting from 240 degrees। ठीक है, आप 120 का फेज शिफ्ट कर लिया, इसको मैं लिख सकता हूं -120 डिग्री और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, जब मैं इसको -120 डिग्री से लिख सकता हूं तो इसको मैं कह दूंगा -240 डिग्री। ठीक है, तो बहुत आसान है, क्या कर रहे हैं आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, इसमें एक चीज है आपने पढ़नी है, दैट इज आयलर्स नोटेशन। आयलर नोटेशन का नाम सुना? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। e raised to power j omega t is equals to cos omega t plus j sin of omega t। ये आपने पढ़ा हुआ है। We are
कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़े हुए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो तो पढ़ेंगे। हाँ, तो a प्लस बी आयोटा को इन टर्म्स ऑफ r थीटा लिखना हो तो क्या लिखते हैं? You have a number. आपके पास एक नंबर है a plus b आयोटा, इसको r थीटा की फॉर्म में लिखना हो तो कैसा लिखते हैं? r क्या होता है आपके पास? a square plus b square and what about theta? That is tan inverse of b over a. ये याद है आपको? फॉर्मूला याद है ना, इसको पढ़ना है, इसको याद रखना। इससे जो अगला फॉर्म है दैट इज आयलर्स इक्वेशन। ये यूज कहां भी करना है मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने एक भी चीज पढ़ी थी कि इफ आई अप्लाई सम वोल्टेज टू द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, इसमें एक करंट एंटर हो रहा है और एक आपके पास इंडक्टर, इसको मैं कोई वोल्टेज अप्लाई करता हूं, इसको मैं कुछ वोल्टेज अप्लाई करता हूं, व्हाट विल हैपन? और एक फर्स्ट केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, you have a resistor, इसको भी मैंने एक पोटेंशियल सोर्स लगाया, ये एक कैपेसिटर है, इसको भी एक पोटेंशियल सोर्स लगाया। इन तीनों केसेस में क्या होगा? You will apply some voltage to the resistor, तो करंट exactly follow करेगा to the voltage, ठीक है? कैसे follow करेगा? If that is the voltage and this will be the current, so इन दोनों के मीन से आपको क्या मिलेगा? R equals to P by I. Is that okay? ये पढ़ा होगा ना आपने? आप किसी भी लोड को वोल्टेज कनेक्ट करते हो क्या होता है? ये करंट फ्लो करता है और वो करंट को लिमिट क्या करती है? उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है? But whenever you apply some voltage to the capacitor, तो जब भी आप किसी की कैपेसिटर को कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मुझे ये बताइए कि आपको फौरन चार्ज हो जाता है, फौरन उस वोल्टेज तक पहुंच जाता है। हाँ, ये अब आपके से दो लेक्चर का ना इम्पोर्टेंट, वो आहिस्ता आहिस्ता उस वोल्टेज तक पहुंचता है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके वोल्टेज अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकली क्या? आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी थी, समथिंग लीड्स एंड लैग्स, वोल्टेज लैग्स करंट बाय, वोल्टेज क्या करते हैं? लैग करते हैं, और करंट क्या करता है? लीड करते हैं, ठीक है? मैं जब भी इसके साथ कोई वोल्टेज लगाऊंगा, आपके पास एक कैपेसिटर है, मैंने मिसाल हमेशा वो बैटरी की दी है, आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, डिस्चार्ज होके 7 वोल्ट पे आ गई है, 8 वोल्ट पे आ रही है, आप उसको कोई सोर्स लगाएंगे तो फौरन क्या होगा? करंट पहले ज्यादा होगा, वोल्टेज कम है, फिर करंट कम होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज एक लेवल पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि करंट लीड कर रहा है एंड वोल्टेज इज लैगिंग, ठीक है? तो जब भी आप कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म किसी भी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है? इसमें करंट की वेवफॉर्म कौन सी होगी, वोल्टेज की कौन सी होगी? This one will be current and this one will be voltage. For the case of capacitor, voltage
को कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होना है, मैग्नेटाइज होना, मैग्नेटाइज होना ना। तो आप एक ये लोहे की सलाख है, इसके ऊपर एक तार एक वायर फॉर्म करते हैं, उसको कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो मुझे ये बताइए क्या ये फॉरेन मैग्नेट बन जाता है? अच्छा चलिए, फॉरेन मैग्नेट बन गया। अब मैं वोल्टेज मिला देता हूँ, तो क्या ये फॉरेन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? तो इसका मतलब है ये फॉरेन मैग्नेट बना भी नहीं था। ठीक है, जब मैंने वोल्टेज अप्लाई किए तो इसमें फॉरेन करंट नहीं गुजरा, करंट ने कुछ टाइम लेना है। क्यों? उस दौरान इसकी जो कोर है उसमें डोमेन्स होती है। डोमेन्स का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, उन्होंने अलाइन होना है। जब वो अलाइन होती हैं, ऑल द पोल्स हैविंग सेम नॉर्थ्स एंड सेम साउथ, तो वो जो कोर है या मैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके पास क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इट मींस दैट व्हेनेवर यू विल अप्लाई वोल्टेज टू द इंडक्टर in this form, current आपका फ्लो नहीं करेगा, it will take some time। तो इसमें से आपको क्या स्टेटमेंट मिली? This is current and this is voltage. So current lags voltage by 90 degrees। तो दिस ऑल जो हम ये कर रहे हैं इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। सो क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस मैंने आपको बताया लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांजिएंट एनालिसिस, और ये क्या आपके पास स्टेडी स्टेट। इज इट ओके? अच्छा, अब यहां से बस आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड माय रेजिस्टर के केस में जैसी वोल्टेज देंगे वैसी करंट होगी। इंस्टेंटेनियस दूसरे सिर्फ करंट को हर्डल्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें डिले नहीं डालेंगे, उसमें कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी। सेम टाइम इसमें हाँ, तो जिस तरह बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है, पॉइंट इसीलिए ना उसके करंट को लिमिट देंगे। ठीक है ना? अगर उसमें कोई हर्डल ही नहीं है तो जितनी वोल्टेज की वैल्यू होगी उसी करंट की वैल्यू होगी। ठीक है? अच्छा, अब यहां से मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरे पास जो वोल्टेज है उसमें एक वेवफॉर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दैट इज अ कोसाइन वेव, और इस एक्सिस में आपके पास क्या है? टाइम। मैं ये कहता हूं कि इट हैज पीक वैल्यू Vp cos of omega t, and if that is starting from 0, so that will be plus minus 0 degrees, that is plus minus 0 degrees। ठीक है, अगर आपको कहे कि इसकी जो है इसका ग्राफ प्लॉट करें, कर सकते हैं। 0 तो 0 रहेगा, you will put 0 here, that will be this point, you will put pi by 2 here, cos 0 का 1, यहां पे अगर pi by 2 आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगी 0। you understand? 2 pi पे क्या होगा? ये से 1, और पाई पे क्या होगा? 0, -1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इसकी वोल्टेज। अगर ये वेवफॉर्म इसकी अनदर नोटेशन क्या है कि आपको लिखेंगे Vp जो उसका मैग्नीट्यूड है, and
पार्ट को आयरन रोटेशन में बोला ना, याद आ गया आपको समझ में आयरन रोटेशन होता है पेपर में सॉल्व हुआ है। हां क्या Euler's rotation, EULER, Euler. लेकिन वो तो आएगा मेरे रिवर्स में यूज होगा इसमें लिखना है इसको अगर मैं इसको तो आपके पास आएगा VP e raised to power j omega t plus 0 degrees। ठीक है, VP e raised to power j omega t plus 0 degrees। ठीक है, तो ये तीन इसकी फॉर्म्स हैं याद है। अब अगर मैं यहां पे I की इक्वेशन लिखूं तो V by R, तो VP by R और साथ में क्या आएगा cos of omega t plus 0 degrees। Is that okay? Okay. Now come to this point. I have the voltage equation. मैं कहता हूं कि करंट निकालें IC, करंट that is passing through the capacitor। तो मैंने आपको इसकी इक्वेशन लिखवाई क्या IC का होता है CdV by dt। सही है, तो यहां पे वोल्टेज क्या है आपके पास VP cos of omega t plus 0 degrees। ठीक है, और C as such बाहर आ जाएगा D by dt of this function। अभी जो VP है मेन वैल्यू का कांस्टेंट, तो ये आपके पास आएगा C into VP। And what about the cos derivative term? Sin cos का डेरिवेटिव माइनस sin माइनस है। ठीक है, तो साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा sin of omega t plus 0 degrees माइनस आएगा, माइनस आएगा माइनस है। तो ये आपके पास एक फॉर्म आ गया, ये किसकी करंट की। प्लॉट करें कॉस को आपने प्लॉट किया, माइनस साइन को प्लॉट करें, माइनस साइन को प्लॉट करेंगे कैसे होगा। ये आपके पास क्या है ये साइन साइन है माइनस साइन कैसा होगा ये आपके पास क्या है माइनस। ठीक है, ये आपके पास क्या है ये फंक्शन क्या है और ये क्या है माइनस साइन। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों वेव फॉर्म्स में लीड कौन सी कर रही है, पहले कौन सी आ रही है इस एक्सिस पे पहले कौन सी हो रही है, पहले कांस्टेंट कौन सी कॉस और ये दूसरी है माइनस साइन। कितनी नेगेटिव 90 डिग्रीज 90 डिग्री पीछे। अगर इस जो साइन है ना इसको मैं 90 डिग्री आगे कर दूं पीछे आ गया उसके, तो
तो जब मैं 90 डिग्री आगे कर दूंगा तो ये यहां से स्टार्ट होगी तो ये उसके बराबर हो जाएगी। सो इट मींस दैट क्या समझ गया सर? तो जब भी आपके साथ ये पास की नेगेटिव साइन लगाओ तो इसका मतलब है कि देयर इज सम इमेजिनरी j। तो मैं इसका नेगेटिव साइन अगर मिटा दूं तो यहां पे मैं क्या करता हूं j। ये आप इसको इतना से बना रहे हैं, ठीक है? इसके साथ एक और फैक्टर पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको दोबारा लैंग्वेज आगे से करना होगा, क्योंकि ऐसा। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकालनी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ जैसा आपने यहाँ पे निकाला v इज इक्वल टू i r। मैं इसी तरह की स्टडी स्टेट इक्वेशन निकालना चाहता हूँ फॉर माय कैपेसिटर एंड दैट विल बी v इज इक्वल टू I times XC, and what is that? Capacitor reactance, ठीक है? This one we call as capacitor reactance। और इस reactance को आप लोग इस तरह प्रेजेंट करेंगे, that will be 1/2 pi F into C, and this will be equal to XC। ठीक है? Similarly, you can do this for inductor। और वहां पे आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा x पर, and that will be equal to 2 pi into x। ये आप लोगों ने पढ़ा और वो आएगा कैसे? Again by integrating or differentiating. Is it okay? अब यहां से मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड करना था, दैट इज कॉल्ड एज j, जो आप लोगों ने मैथ में आयोटा पढ़ा है। हम इन टर्म्स ऑफ लैटिस कैरेक्टर्स उसको j कहेंगे, इमेजिनरी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये इज फॉर j ओमेगा, ठीक है? इसमें मैंने j इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आई हैव टेकन ओनली द रियल पार्ट। मैंने आयोटा इक्वेशन लिखी थी, उसमें साइन के साथ j आ रहा है, ठीक है? तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नहीं पढ़ेंगे, तो ये मैं करूँगा कि ये वीडियो है दैट विल बी फॉर द अदर सेक्शन एज वेल। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट